नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल चैप्टर नंबर 7 भू आकृति उनका विकास उसको पढ़ने वाले हैं। भू आकृति क्या है? पृथ्वी पर छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहलाते हैं। भू आकृति कारक किन दो प्रकार की आकृतियाँ स्वरूपों को बनाते हैं? भू आकृति कारक अपरदन व निक्षेपण में सूक्ष्म अतः ये दो प्रकार के स्वरूपों का निर्माण करते हैं, अपरदित व निक्षेपित। प्रवाहित जल किन प्रदेशों में निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। पेनीप्लेन का या संप्रदाय मैदान क्या है? नदी अपरदन के द्वारा बने मैदान संप्रदाय मैदान या पेनीप्लेन कहलाते हैं। काष्ठ स्थलाकृति का अभिप्राय स्पष्ट करो। उत्तर, किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया व उसके निक्षेपण से बने स्थलरूपों को काष्ठ स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। पवन किन प्रदेशों में अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है? पवन उष्ण मरुस्थलों अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है। जल प्रपात नदी किस अवस्था में निर्मित होते हैं? जलप्रपात नदी युवा अवस्था में बनते हैं जब नदी पहाड़ों पर बह रही होती। जलगर्तिका व अवनामित कुंड में क्या अंतर है? नदी जल में फंसकर छोटे चट्टानी टुकड़े एक ही स्थान पर गोल गोल घूमकर गर्त बना देते हैं, इसे जलगर्तिका कहते हैं। ये गर्त बड़े होकर अवनमित कुंड कहलाते हैं। जलोढ़ पंखों का निर्माण कब होता है? तो जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे आती है तो उनका प्रवाह धीमा पड़ता है और वे अपने साथ के कंकड़ पत्थर को तिकोने पंख के आकार में जमा कर देती है। यही जलोढ़ पंख कहलाता है। नदी विसर्ग का निर्माण प्रक्रिया चित्र सहित बताओ। नदी मार्ग में इस आकार के घुमाव का नदी विसर्ग कहा जाता है। जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में चलती है तो अत्यधिक बोझ के कारण इस प्रकार के मोड़ बनाती है। नदी के बाहरी किनारे पर अपरदन तथा भीतरी किनारों पर निक्षेप से नदी विसर्ग की निर्माण प्रक्रिया चित्र सहित बताओ। नदी मार्ग में इस आकार के घुमाव को नदी विसर्ग कहा जाता है। जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में चलती है तो अत्यधिक बोझ के कारण इस प्रकार के मोड़ बनाती है। नदी बाहरी किनारे पर अपरदन तथा भीतरी किनारों पर निक्षेप से घुमाव का आकार बढ़ जाता है। ये अंतरित बिंदु विषुवरोधिका अपरदन निक्षेपण विकसित विसर्ग। गुम्फित नदी के निर्माण प्रक्रिया का चित्र द्वारा समझाओ। नदी की निचली घाटी में बहाव की गति मंद पड़ जाती है और नदी अपने साथ लाए अवसादों को जमा करने लगती है। इससे नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बालू की बनी दीवारों से एक दूसरे से अलग होती है। ऐसी शाखाओं में बटी नदी को गुम्फित नदी कहते हैं। जलप्रपात एवं विक्षिप्रिकाओं की निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है? उत्तर, नदी का जल जब किसी कठोर चट्टानों से गुजरता है जिसे वह काट नहीं पाती और आगे मुलायम चट्टानें आ जाती है जिसे वह आसानी से काट देती है, तो धीरे धीरे नदी के तल में अंतर आ जाता है और वह ऊपर से नीचे प्रपात के रूप में गिरने लगती है। विक्षिप्रिका नदी तल पर जब कठोर नरम चट्टानें गर्म से आ जाती है तो नदी उस पर सीढ़ी जैसी आकृति बनाते हुए बहने लगती है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे कई प्रपात बन जाते हैं। इन्हें
ही इन्हें ही क्षिप्रिका कहते हैं। डेल्टा निर्माण को चित्र द्वारा दर्शाया। नदियों समुद्र में गिरते समय अधिक अवसाद एवं मंद ढाल के कारण बहुत मंद गति से बहती है, अवसाद को आकार में जमा कर देती है, इसे ही डेल्टा कहते हैं। गोलरंध्र किस प्रकार की भू आकृति है? गोलरंध्र भौम जल द्वारा निर्मित आकृति है। यह कार्स्ट क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ की शैलों में चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट प्रधान डोलोमाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। इन क्षेत्रों में जल की संपर्क में आने से ये शैलें घुल जाती है। इस तरह कीप की आकृति के बने छिद्र गोलरंध्र कहलाते हैं। कार्स्ट क्षेत्रों में ये बहुत विस्तृत क्षेत्रों में फैले होते हैं। भौम जल के निक्षेपण से बनी भौम आकृतियाँ की रचना प्रक्रिया होता है। भूमि के अंदर बहते हुए जल के से कंदराओं का निर्माण होता है। ये कंदराओं के छत से कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जल टपकता है। इनमें मौजूद कैल्शियम नीचे जमा हो रहता है, नीचे लटकने लगता है। इन्हें क्रमशः स्टेलेटाइट कहते हैं। कहीं कहीं ये आपस में मिल जाते हैं, उसे स्तंभ कहते हैं। गुम्फित वेदिकाएं और अयुमित वेदिकाएं क्या है? चित्र बनाकर समझाएं। नदी वेदिकाएं शुरुआती बाढ़ के मैदानों अथवा प्राचीन नदी घाटियों के तल चिन्ह हैं। ये वेदिकाएं बाढ़ के मैदान में लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। भिन्न भिन्न ऊंचाई पर अनेक वेदिकाएं हो सकती है, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दिखाती है। यदि नदी वेदिकाएं नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाली होती है तो इन्हें गुम्फित वेदिकाएं कहते हैं। गुम्फित वेदिकाएं जब नदी के सिर्फ एक तट या किनारे पर वेदिकाएं मिलती हैं तथा दूसरे पर नहीं, अथवा किनारों पर इनकी ऊंचाई में अंतर होता है, ऐसी वेदिकाओं को अयुमित वेदिका कहते हैं। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? नदी वेदिकाएं निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। जल प्रवाह का कम होना, जलवाष्प परिवर्तन की वजह से जलीय क्षेत्र में विवर्तनिक कारणों से भू उत्थान। यदि नदियां तट के समीप होती हैं तो समुद्र के तल में परिवर्तन। नदी विसर्ग के निर्मित होने के क्या कारण है, बतलाइए। नदी विसर्ग के निर्मित होने के निम्नलिखित कारण है। मंद ढाल पर बहते हुए जल से तटों पर क्षैतिज व पार्श्विक कटान करने की प्रवृत्ति का होना। तटों पर जलोढ़ जमाव, जिससे जल के दबाव का पार्श्वों पर बढ़ना। प्रवाहित जल का कोरियोलिस बल के असर से विक्षेपण होना। गाज तथा कैनियन मंत्र स्पष्ट करें। गाज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों किनारों तेज ढाल वाले होते हैं, जबकि कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं तथा गाज ही की तरह गहरे होते हैं। गाज की चौड़ाई इसके तल और ऊपरी भाग के करीब एक बराबर होती है, जबकि कैनियन का ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। कैनियन का निर्माण अक्सर अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तर में पाए जाने से होता है, जबकि गाज कठोर चट्टानी क्षेत्रों में बनता है। अवनमित कुंड किसे कहते हैं? जल प्रपात के तल में एक गहरे तथा बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने एवं उसमें शिलाखंड के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होता है। जलप्रपातों के तल में ऐसे विस्तृत एवं गहरे कुंड को अवनमित कुंड कहते हैं। ये कुंड घाटियों को गहरा करने में मददगार होते हैं।
नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: जल का वेग, जल की मात्रा, नदी भार का आकार। काष्ठ स्थलाकृति क्या है तथा एक क्षेत्र का नाम बताओ। चूने की चट्टानों तथा डोलोमाइट की चट्टानों पर भूमि जल के कार्य के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं। ये आकृतियाँ दक्षिणी यूरोप देश के एड्रियाटिक सागर तक बाल्कन क्षेत्र में दिखाई देती हैं। भूमिगत जल, भौम जल द्वारा निर्मित अपरदित स्थानरूपों का वर्णन कीजिए। चूना युक्त चट्टानें आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है रासायनिक क्रिया द्वारा कई स्थानरूपों का निर्माण करती है। गोल रंध्र, ये कीप के आकार के गर्त होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार होते हैं, जिनकी गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। विलय रंध्र, ये कुछ गहराई पर गोल रंध्र के निचले भाग में से जुड़ी होती है। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। लैपिज, धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग गर्तों व खाइयों में बदल जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक रह जाते हैं, जिन्हें लेपिज कहते हैं। इनका निर्माण चट्टानों की संधियों में घुलन प्रक्रिया द्वारा होता है। निक्षेपित स्तरूप, स्टेलेटाइट, यह चूना प्रदेशों की निक्षेपण प्रक्रिया से बनी स्थलाकृति है। कंदराओं की छत से चूना मिला हुआ जल टपकता है। टपकने वाली बूंदों का कुछ अंश छत में ही लटका रह जाता है। इसका पानी भाप बनकर उड़ जाता है और चूना छत से लगा रह जाता है। ऐसी लटकती हुई स्तंभों की आकृति को स्टेलेटाइट कहते हैं। स्टेलेटाइट, जब चूना मिश्रित जल कंदराओं की छत से नीचे धरातल पर गिरता है, जो जल तो वाष्पित हो जाता है, लेकिन चूना पत्थर धरातल पर जम जाता है। इस प्रकार कंदराओं के धरातल पर एक स्तंभ खड़ा हो जाता है, जिसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। स्तंभ, विभिन्न मोटाई के स्टेलेटाइट स्टेलेग्माइट दोनों स्तंभ बढ़कर आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे कंदरा स्तंभ या चूना स्तंभ कहते हैं। स्टेलेटाइट स्टेलेग्माइट कंदरा। हिमनद द्वारा निर्मित अपरदित स्तरूपों का वर्णन कीजिए। हिमानी अपने साथ अवसाद लेकर धीरे धीरे खिसकती है। ये अवसाद तली एवं पार्श्वों में अपर्दन करते हैं। इसके अपरदित स्वरूप इस प्रकार है। सर्क, हिमानी के ऊपरी भाग में तल पर अपर्दन होता है, जिसमें खड़े किनारे वाले गर्त बन जाते हैं, जिन्हें सर्क कहते हैं। टार्न झील, सर्क में हिमनद के पिघलने से जल भर जाता है, जिसे टार्न झील कहते हैं। श्रिंग, जब दो सर्क एक दूसरे के विपरीत दिशा में मिल जाते हैं तो नुकीली चोटी जैसी आकृति बन जाती है, जिसे श्रिंग कहा जाता है। निक्षेपित स्वरूप, हिमानी निक्षेप से बने मैदान, पार्श्व हिमोर, अंतस्थ हिमोर, तलस्थ हिमोर। हिमोर, हिमनद के निक्षेपण से बनी भू आकृति होती है, जो मैदान की तरह दिखती है। ड्रमलिन, हिमनद द्वारा एकत्रित रेत व बजरी का ढेर। ढेरशिला या रेत बजरी गोलास्म का एक ढेर, जिसका एक तरफ मंद व दूसरी तरफ तीव्र ढाल होता है। पवनों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण तथा उनसे बनी भू आकृति का वर्णन कीजिए। छत्रक शैल, जब हवाएं किसी शैल को अपवाहित कणों द्वारा काट ली जाती है तो ऊपर के शैल छतरी जैसी बन जाती है। बरखान, वे पवनें अपने साथ जिन रेत कणों को लेकर चलती है, गति
मंद होने पर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ये अर्धचंद्राकार होते हैं। इनका एक तरफ ढाल मंद और दूसरी तरफ तीव्र होता है। ये टिब्बे आगे की ओर खिसकते रहते हैं। पवनों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण इसके द्वारा ले जाने वाले कणों की मात्रा पर निर्भर है। यह स्तरूपों एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है, जहाँ दूर तक अवरोध क्षेत्र मुक्त होता है। पवन मोटे कणों को अधिक ऊंचाई तक नहीं उठा पाता, अतः अपर्दन कार्य थोड़ी ऊंचाई तक ही सीमित। पवन रेल मार्ग की तरफ मौजूदा चट्टानों को रगड़ता है। अपवर्तित पदार्थ को अपवहित करना पवन की गति पर निर्भर करता है। इन्हीं सिद्धांतों पर निर्भर निम्न आकृतियों का निर्माण शुष्क, मरुस्थल व अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है। तरंग व धाराएं किस तरह भू आकृति का निर्माण करती है, उनके द्वारा बने भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। तरंग भी घर्षण विलयन एवं चट्टानों पर सीधा प्रहार करता है। द्रव चलित क्रिया से ये तटों पर अपवर्तन से भू आकृति का निर्माण करती है। ये भी औजार के रूप में समुद्री बालू एवं बजरी का इस्तेमाल करती है। मुख्य स्तरूप समुद्री भृंगु, समुद्र की ओर सीधे खड़े ढाल वाली चट्टानों को मृगु कहते हैं। समुद्री गुफाएं, मेहराब, स्तंभ, पुलीन। निक्षेपित स्वरूप रोधिका, भूजिह्वा, लेगून। रोधिका, भूजिह्वा, रोधिका, गेडास्क, सेंट, बेलाडस की खाड़ी, हिमनद क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? हिमनद पृथ्वी मोटी परत के रूप में हिम प्रवाह अथवा पर्वतीय ढालों से घाटियों की ओर रैखिक प्रवाह के रूप में बहने वाले हिम सन्निहित को कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। हिमनद की विशेषताएं इस प्रकार है। प्रवाही जल की अपेक्षा हिमनद का प्रवाह काफ़ी मंद होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकता है। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान है। तल संतुलन के कारक अस्ताकृतियाँ, अपवर्तित स्तरूप, निक्षेपित स्तरूप। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। तल संतुलन कारक नदी या प्रवाही जल, भौमजल, हिमालय पवन। अपवर्तित स्वरूप गाज कैनियन, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, गोलरंध्र, विलयरंध्र, लेपिज, हिमगदर, सर्क, लटकती घाटी, पेडिमेंट, पलाया, छत्रक शैल। निक्षेपित स्तरूप गोखुर झील, विसर्प, गुम्फित नदी, डेल्टा, स्टेलेटाइट स्तंभ, स्टेलेमाइट, हिमोर, एस्कट, ड्रमलीन, बालू के टिब्बे व बरखान। महाद्वीपीय हिमनद अथवा गिरिपद हिमनद, ये वे हिमनद हैं जो विशाल समतल क्षेत्र पर हिम की परतें के रूप में फैले हुए हैं। पर्वतीय अथवा घाटी हिमनद, ये वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों पर घाटियों में बहते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न। स्तरूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तरुणावस्था में। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सिरनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? कैनियन। निम्न में से कौन सी प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय क्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक
शक्तिशाली होती है। चूना पत्थर प्रदेश में निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को परिभाषित करता है? अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सड़क। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चट्टान में अर्ध कर्तित विसर्प और मैदानी भागों में जलोढ़ के सामान्य विसर्प क्या बताते हैं? नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं। ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं, जो प्रायः नदी अपरदन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते। कालांतर में ये गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गार्ज व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक हैं जिन पर नदियाँ विकसित हुई हैं। बाढ़ व डेल्टाई मैदान पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। नदी विसर्प के निर्मित होने का एक कारण तटों पर जलों का अनियमित व असंगठित जमाव है, जिससे जल का दबाव नदी पार्श्वों की तरफ बढ़ता है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प के उत्तल किनारों पर सक्रिय निक्षेप होते हैं और अवतल किनारों पर अधोमुखी कटाव होता है। घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है? सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल गोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भूमि नदी के रूप में विलीन हो जाते हैं और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा में भूमिगत जल नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब गोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं, जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। चूना युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह अधिक पाया जाता है। क्यों? भौम जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर व डोलोमाइट, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, वहाँ पर इसकी मात्रा अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चूना पत्थर घुल जाते हैं और उस स्थान पर भौम जल जमा हो जाता है। इसलिए चूना युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातीय जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन। हिमनद घाटियों में कई रैखिक निक्षेपण स्थलरूप मिलते हैं, इनकी अवस्थिति और नाम बताएं। हिमनदियों में जमाव व निक्षेपण से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला हिमोर। हिमोर हिमनद टील या गोलाश्मी मृतिका के जमाव की लंबी कटकें हैं। हिमनद द्वारा कई तरह के हिमोरों का निर्माण होता है, जैसे अंतःस्थ हिमोर, पार्श्विक हिमोर, मध्यस्थ हिमोर। एस्कर हिमनद के पिघलने से बनी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती है। ये जलधारा अपने साथ बड़े गोलाश्म चट्टानी टुकड़े, छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाता है। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। हिमानी धौत मैदान। हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के बढ़ने, उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। क्वेश्चन। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन कैसे अपना कार्य करती है? क्या स्वरूपों में यही एक कारक अपरदित स्वरूपों का निर्माण करता है? उत्तर। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन रेत के कण उड़कर अपने आसपास चट्टानों का कटाव इताव करते हैं, जिससे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और ठंडे हो जाते हैं। ठंडी और गर्म से चट्टानों में दरारें
पड़ जाती है, जो बाद में खंडित होकर पवनों द्वारा अपरदित होती रहती है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपरदन करते हैं। स्वरूपों में अपक्षयजनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं बल्कि वर्षा व वृष्टि धोवन से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकते हैं और विजत अपरदन मुक्त परत बार वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियाँ चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होता है। शुष्क जलवायु प्रदेश में प्रवाहित जल ही सबसे महत्वपूर्ण है। भू आकृति कारक है, विस्तार से वर्णन करें। आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, वह प्रवाहित जल जैसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक हैं जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह, दूसरा रैखिक प्रवाह जो घाटियों में नदियों सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकृत अपरदित स्तर रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रमण युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में जब ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के मध्य तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल की ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी जल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप पहाड़ियों और घाटियों समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती है। शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहत क्षरण और प्रवाहित जल की चादर बाढ़ से होता है। यदि स्वरूपों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। स्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती है। मरुस्थलीय भागों में भू आकृतियों का निर्माण सिर्फ पवनों से नहीं बल्कि प्रवाहित जल से भी होता है। चूना चट्टानें व शुष्क जलवायु के भिन्न व्यवहार करती है। क्यों? चूना प्रदेशों में प्रमुख व मुख्य भू आकृति प्रक्रिया कौन सी है और इसके क्या परिणाम हैं? चूना पत्थर एक घुलनशील पदार्थ है, इसलिए चूना पत्थर आर्द्र जलवायु में कई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जबकि शुष्क प्रदेशों में इसका कार्य आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा कम होता है। चूना पत्थर एक घुलनशील पदार्थ के होने के कारण चट्टान पर इसके रासायनिक अपक्षय का प्रभाव सर्वाधिक होता है, लेकिन शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में यह अपक्षय के लिए अवरोधक होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि लाइमस्टोन की रचना में समानता होती है और परिवर्तन के कारण चट्टानों में फैलाव व संकुचन नहीं होता, जिस कारण चट्टान का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन अधिक मात्रा में नहीं हो पाता। चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलनशील प्रक्रिया उसकी निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्वरूप को काष्ठ स्थलाकृति का नाम दिया गया है। अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार की स्वरूप काष्ठ स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपरदित स्वरूप गोलरंध्र, कुंड, लेपिज और चूना पत्थर चबूतरे हैं। निक्षेपित स्वरूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग गर्त व खाइयों के हवाले ही हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में
अनियमित, पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपिज कहते हैं। इन कटकों या लेपिज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घूलन क्रिया द्वारा होता है। कभी कभी लेपिज के विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन, हिमनद ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों को निम्न पहाड़ियों व मैदानों में कैसे परिवर्तित करते हैं या किस प्रक्रिया से यह कार्य संपन्न होता है, बताइए। प्रवाहित जल की अपेक्षा हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वीय बल के कारण गतिमान होते हैं। हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है, जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा घर्षित चट्टानी पदार्थ इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं। घाटी के किनारों पर घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशील अपरदन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद का मलबा हटता रहता है। इससे विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचरण शक्ति समाप्त हो जाती है। तथा निम्न पहाड़ियाँ अन्य निक्षेपित स्वरूपों का वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। 17वां सत्र समाप्त हुआ। धन्यवाद।